सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निजंत प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये एक नई व्याख्यान श्रृंखला आरंभ की है और सिद्धांत कौमुदी के आधार पर हम सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अगला सूत्र है हेतुमति च। अभी हमने आपके सामने इससे पूर्व हेतु संज्ञा किसकी होती है और कर्ता संज्ञा किसकी होती है ये हमने स्पष्ट किया और बताया था कि जो प्रयोजक होता है उसकी हेतु संज्ञा होती है और कर्ता संज्ञा भी होती है। तो हेतु संज्ञा कहने के बाद इस सूत्र में बताया कि हेतु, तो जैसे ही हम हेतु कहेंगे तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि कर्ता का जो प्रयोजक है उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो हेतु मति अर्थात जो हेतु से युक्त हो, हेतुमान। जो हेतुमान है क्या? क्रिया, व्यापार, है ना। हेतुमान का जो व्यापार है उसमें उसको क्या करेंगे? धातु से निच प्रत्यय होगा। इसको हम भट्टोजी दीक्षित ने जिस प्रकार से दिया उस प्रकार समझते हैं कि प्रयोजक, हेतु मीन्स प्रयोजक, तो प्रयोजक का व्यापार प्रेषण आदौ, जो प्रयोजक का व्यापार है, क्या है व्यापार? व्यापार मीन्स काम। अब प्रयोजक का क्या काम है? प्रेरणा देना, भेजना उसको। मान लीजिए जाने की बात कर रहे हैं तो जाने की प्रेरणा देना, होने की प्रेरणा देना, सोने की प्रेरणा देना, कोई भी क्रिया है। तो किसी भी व्यापार, व्यापार तो क्रिया कार्य को कहते हैं ना, किसी भी जो व्यापार है उस व्यापार, ये जो उस व्यापार के लिए जो भेजना है वो अगर वाच्य हो, अगर हम वो बताना चाहते हैं कि प्रयोजक का व्यापार बताना चाहते हैं, कर्ता का व्यापार, देखिए ये ध्यान रखेंगे। अब प्रयोज्य का जो व्यापार क्या है? व्यापार मीन्स काम। अब जो है बालका पठती, तो ये पढ़ने का, पढ़ना रूपी जो व्यापार है ये बालक है, बालक है इसका कर्ता, वो प्रयोज्य का व्यापार है। लेकिन जब हम कहते हैं कि माता बालकम पाठयति, माता बच्चे को पढ़ाती है, तो अब ये जो पढ़ाना है ये व्यापार है, ये भी काम है। और ये किसका काम है? प्रयोजक का। प्रयोजक जो भी प्रेरणा दे रही है माता, तो ये प्रयोजक का व्यापार है। और प्रेषण, हम प्रेषण कह रहे हैं, हम पढ़ाना कह रहे हैं, कोई भी व्यापार, कोई भी काम हो, तो प्रयोजक का व्यापार जब हमें बताना है, वाक्य का प्रयोग करके हमें ये सिद्ध करना है कि ये प्रयोजक का व्यापार है, तो क्रिया का प्रयोग तो होगा। तो उस समय हम क्रिया का प्रयोग करने के लिए धातु से निच प्रत्यय लगाएंगे। अगर निच प्रत्यय का प्रयोग करके धातु से निच लगाएंगे और उसके बाद क्रिया रूप चलाएंगे, तभी हम अपनी बात को स्पष्ट कर पाएंगे कि ये प्रयोजक का व्यापार हम बता रहे हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, भवंतम प्रेरयति। भवंतम, भवन या होने की, भू धातु से होना अर्थ होता है, होने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पे होता है भवति। अगर होने की प्रेरणा दी जा रही है किसी के द्वारा, तो फिर प्रेरणा अर्थ में यहाँ पे निच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और भावयति रूप बनेगा। और ये भावयति रूप किस प्रकार से बनेगा, ये प्रक्रियाएं हमें विस्तार से करनी है। तिङंत प्रकरण हमने आप लोगों ने, सभी ने, जिन्होंने किया हुआ है वो सब जानते हैं कि तिङंत प्रकरण करने के बाद यदि हम इस प्रकरण को देखते हैं तो हमें बहुत अधिक सुविधा हो जाएगी, सरल हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए इसको जानने से पहले तिङंत प्रकरण का पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। वैसे मैं व्याख्या करते समय आपको उनमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है ये तो मैं कुछ कुछ आपको बताऊंगी, लेकिन विस्तार से तिङंत प्रकरण जब तक नहीं आएगा तब तक हम निजंत प्रकरण को कर नहीं पाएंगे। क्योंकि निच प्रत्यय लगने के बाद जो रूप चलते हैं वो वैसे ही चलते हैं जिस तरह से धातुओं से प्रत्यय ना लगाकर तिप्ति इत्यादि जो है क्रियाएं बना लगाकर क्रिया बनाते हैं, वैसे ही होते हैं। अब हाँ, हमने आपको बता दिया कि निच प्रत्यय कहाँ लगता है। निच प्रत्यय प्रेरणार्थ में लगता है, और जब प्रयोजक का व्यापार बताना हो तो तब लगता है और धातु से लगता है। ठीक है।
और उदाहरण भी मैंने आपको स्पष्ट बताया है अभी। अब णिच प्रत्यय लगने का क्या फल है, कुछ कुछ तो पहले हमें जानना चाहिए ना। तो एक सूत्र है णिचश्च, और णिचश्च सूत्र के अनुसार कर्तृगे फले आत्मनेपदम। अब ये विस्तार आपको जानना बहुत आवश्यक है। तिङंत प्रकरण जहाँ से आरंभ होता है उसमें आरंभ में ही ये सारी चर्चा है, जिसको कि मैं आपको संक्षेप में स्पष्ट करना चाहूंगी, क्योंकि इससे कि कर्तृगे फले आत्मनेपदम, इससे बात उस तरह से समझ नहीं आएगी कि क्रिया का फल यदि कर्ता को प्राप्त होता है तो आत्मनेपद का प्रयोग होता है, अन्यथा परस्मै पद का प्रयोग होता है। तो आदौ प्रेषण अन्वेषण अनुमिति उपदेश, इसको हम देख लेते हैं। अब मैंने कहा कि प्रयोजक व्यापार प्रेषण आदौ, प्रेषण केवल प्रेषण नहीं है, प्रेषण आदौ। अब प्रेषण तो होता है कि किसी जो अपने मित्र, अपने साथी, अपने समान वय वाले को किसी प्रकार के कुछ करने के लिए कहना, वो प्रेषण हो गया। लेकिन उसके बाद मान लीजिए अपने से किसी बड़े को आप कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं, तो वो भी तो एक प्रेरणा ही है ना, प्रेरक हो गया। तो आदि कहने का मतलब है उसमें भी। और अनुमति, अनुमति भी जैसे आपसे छोटा कोई कहता है तो उसको आप कहते हो कि उसको आप भेजते हो, तो अनुमति। और उपदेश, जैसे दवाई है, कड़वी दवाई है, तुम आपको उसको कड़वी दवाई पिलाते हो, पीने की वो पीता है और फिर तुम पिलाते हो जब होता है, तो ये भी सब प्रयोजक के व्यापार हैं। तो प्रयोजक के ये सभी व्यापार यदि वाच्य होते हैं तो धातु से णिच प्रत्यय लगाकर ही उनको अभिव्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा आपको धातु से णिच प्रत्यय लगाकर हम इसको स्पष्ट करते हैं प्रयोजक के व्यापार को। ठीक है, तो धातु की बात करें तो एक उदाहरण आपको भू धातु से ही लेकर हम बताते हैं कि भू धातु से णिच प्रत्यय लगाया जाता है। जब कब लगाएंगे हम? प्रयोजक का व्यापार जब हम वाच्य हो तब। णिच प्रत्यय में च इत संज्ञक है और ण भी इत संज्ञक है। चुटु आरंभ में है प्रत्यय के, तो ण भी इत संज्ञक है, तो केवल शेष रहता है ई। ठीक है, तो हमारे पास स्थिति रहती है भू ई, और फिर हमारे पास जो है भू का जो ऊ है उसकी वृद्धि होती है, क्योंकि णिच प्रत्यय ण जो है वो इत संज्ञक है, और अचुंग नीति सूत्र जो है णिच प्रत्यय परे होने पर आदि अच की वृद्धि करता है। तो भू में एक ही अच है, उसी को आदि मान के ऊ को औ वृद्धि की, तो हमारे पास स्थिति होती है भाऊ और ई, और जब हम एचो एवा यावा सूत्र से औ के स्थान पर आव करते हैं तो हमारे पास भावी बन गया। अब देखिए हमारे पास भू के स्थान पर भावी धातु बन गई है। अब धातु कैसे, अब हम इसको भी धातु मानेंगे क्या? ये एक प्रश्न होता है। भू से, भू तो धातु है, धातु पाठ में दी गई है। णिच प्रत्यय लगाकर जो भावी बनता है तो क्या वो भी धातु कहलाएगा? तो हाँ, इसके लिए आचार्य पाणिनि ने सूत्र दिया हुआ है सन आद्यंता धातवः, अर्थात सन। देखिए जैसे णिच प्रत्यय है ना, इसी तरह से और भी प्रत्यय अन्य अर्थों में हैं, जिनको हम सभी को हम करेंगे बारी बारी से। तो सन आदि जो प्रत्यय हैं, तो उनमें जो भी समाप्त होती हैं वो सब धातु कहलाएंगी। तो भू अगर धातु है तो णिच प्रत्यय में समाप्त होने वाली जो भावी है इसकी भी धातु संज्ञा ही होगी। अब जब धातु संज्ञा होगी तो फिर धातु तो प्रयोग नहीं करते ऐसे ही, धातुओं का प्रयोग करने के लिए उनसे प्रत्यय लगाए जाते हैं। उनका प्रयोग करने के लिए हमें बहुत ही विस्तृत जानकारी होनी चाहिए कि किस कब प्रत्यय कौन सा लगेगा, ती लगेगा, तस तिप लगेगा, तस लगेगा, जी लगेगा। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारे पास कुल जो है 10 लकार होते हैं। 10 लकार में से जो एक लकार है वो लेट लकार, वो वैदिक लकार है। तो बाकी 9 लकार जो है वो हमारे जो लौकिक भाषा में प्रयुक्त होते हैं, और उनमें से 5 लकार जो हैं
उनके अंत में ट होता है। जैसे लट लकार है, लिट लकार है, उसके बाद लुट लकार है, लृट लकार है और लोट लकार है। ये 5 और इनके देखिए अलग-अलग अर्थ हैं। इतने विस्तार में मैं तिङन्त प्रकरण का इतना विस्तार में नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि मुझे निजंत प्रक्रियाओं के विषय में आपसे बात करनी है। तो ये 5 जो लकार हैं, ये लकार ट इनके अंत में, इसलिए इनको कहते हैं टित लकार। इनका ट इच संज्ञक है, ल ही बचता है तो ट इच संज्ञक है, इसलिए ये लकार क्या है, टित लकार। और दूसरे जो है 4 बच गए ना, वो 4 कौन से हैं, लंग, लिंग, लुंग और लृंग। ये 4 लकार हैं जो कि ङित लकार हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के लकार बताए गए हैं, एक टित लकार और एक ङित लकार। तो टित लकार, टित करने का क्या प्रयोजन है और ङित लकारों को ङित करने का क्या प्रयोजन है, ये भी जानना अनिवार्य है। इससे पहले हम ये जब धातु का प्रयोग करते हैं तो जैसे भू से बनता है ना, वैसे ही भावी से भी इसी प्रकार से लकारों का प्रयोग होगा। तो यदि हम वर्तमान काल की क्रिया बताना चाहते हैं, जो कार्य या प्रेरणा रूपी कार्य वर्तमान काल में है, तो डट लकार होगा। भविष्यत काल में भी, भविष्यत काल के भी अलग अलग हैं, परोक्ष लिट, परोक्ष भूत है, अनद्यंत भूत है या सामान्य भूत है, तो यहाँ पर जो लकार प्रयुक्त होंगे वो ङित लकार होंगे। तो ये सारी बातें हमने तिङन्त प्रकरण में ही देखी हैं। अब यहाँ पे टित और ङित करने का प्रयोजन क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लह परस्मै पदम। जब हम किसी भी धातु से लकार का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया लट, लिट, लुट इत्यादि, इनके अलग अलग काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। जिस भी समय की क्रिया हमें बतानी है उस हिसाब से हम वहाँ पे लकार का प्रयोग करेंगे। और लकार का प्रयोग जब करते हैं ट इच संज्ञक होता है और ल रहता है। तो उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा सूत्र है, तिङन्त प्रकरण में हमने देखा पढ़ा है, तिप्तस झी सिप्तस्थ मिप बस मस त आताम झ था सा थाम ध्वम इड वहिंग महिंग। ये हैं, ये 18 है कुल। तो लट के स्थान पर या लकार, लट क्या, सभी के स्थान पर, लट, लिट, लुट, रिंग इत्यादि, इन सब के स्थान पर सबसे पहले इनको लगाया जाता है। तो इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। 9 ऐसे हैं जो हम तिप्तजी सिप्तस्थ मिप वस मस, ये जो 9 हैं ये लकार परस्मै पदी हैं। और फिर त आताम झ था सा ताम धुम इड वहिंग महिंग, ये जो है ये ङित लकार है। इनका भी हमें इनको विभाजित करना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें परस्मै पद और आत्मने पद, इनको जानना है। जब हम क्रियाएं देखते हैं ना, तो क्रियाएं परस्मै पद में भी प्रयुक्त हुई होती हैं, आत्मने पद में भी प्रयुक्त होती हैं। परस्मै पद में रूप भिन्न प्रकार से चलते हैं, आत्मने पद में भिन्न प्रकार से चलते हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि परस्मै पद धातु कौन सी है और आत्मने पद प्रत्यय कहाँ लगाएंगे, तो हमें ये 18 के 18 जो है इनको जानना पड़ेगा। अब जब मैंने कहा परस्मै पद और आत्मने पद, तो ये भी जानना पड़ेगा कि परस्मै पद क्या होता है, आत्मने पद क्या होता है। तो परस्मै पद होता है जब क्रिया का फल किसी और को प्राप्त हो, कर्ता और हो, फल और हो, तो वहाँ पर जो है परस्मै पद कहते हैं। वो धातु में परस्मै पद होती हैं और उनसे परस्मै पद के प्रत्यय जो 9 पहले बताए गए हैं वो लगेंगे। और आत्मने पद क्या होता है, आत्मने पद के प्रत्यय मैंने बताए, अगले 9 प्रत्यय आत्मने पद के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे परस्मै पद क्या होता है, आत्मने पद क्या होता है और परस्मै पद के प्रत्यय कहाँ लगते हैं। तो एक सूत्र है लह परस्मै पदम, मतलब जो ल है वो सारे, ल मीन्स लट, लिट, लुंग, लिट परस्मै पद कहलाते हैं। आचार्य पाणिनि की ये भाषा है, उनका एक उनकी शैली है कि पहले सामान्य सूत्र दे देते हैं और उन्होंने कहा सभी जो ल है 18 के 18 वो सब परस्मै पद कहलाते हैं, लेकिन
उसके बाद उन्होंने सूत्र दिया कि तंग आनऊ आत्मनेपदम, अर्थात उसमें से जो तंग है, तो तंग कहाँ से शुरू होते हैं? त आताम झ ता सा थाम ध्वम इड वहिंग महिंग, ये 9 बाद वाले जिन्हें मैं अभी आपको बता भी रही थी। तो ये जो है इनको और आन, आन मीन्स शानच और कानच, ये कृदंत प्रकरण के प्रत्यय हैं, ये आत्मनेपद कहलाते हैं। तो परस्मय पद और आत्मनेपद किसे कहते हैं, ये हमें इन्होंने बताया कि ये तंग आनऊ ये प्रत्यय हैं, वो आत्मनेपद के प्रत्यय हैं। फिर ठीक है, अब आत्मनेपद कहाँ लगते हैं? आत्मनेपद के प्रत्यय आत्मने कहाँ लगेंगे, परस्मय पद के प्रत्यय कहाँ लगेंगे, और एक होता है उभय पद। उभय पद मीन्स ऐसी धातुएं जो दोनों में प्रयुक्त होती हैं, परस्मय पद में भी और आत्मनेपद में ही। तो इसलिए ये हमें जानना है कि कहाँ हम परस्मय पद के प्रत्यय लगाएंगे, कहाँ आत्मनेपद के लगाएंगे, और कहाँ हम परस्मय पद भी लगा सकते हैं, आत्मनेपद भी लगा सकते हैं। देखिए, ये सब जानना इसलिए आवश्यक है कि जब हम प्रक्रियाएं बनाएंगे, प्रक्रियाओं की सिद्धि करेंगे, तो जिस तरह पूर्व धातु से जो है प्रयोज्य क्रिया होने पर धातु से हम लगाते हैं लकारों का प्रयोग, वैसा ही फिर हम प्रयोजक क्रिया बनाने में भी धातु से वैसे ही जो है रूप बनाएंगे। तो उनको बनाने के लिए ये हमारा जो है मूल चीज़ें जो है इनको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आत्मनेपद के प्रत्यय कब लगते हैं? अनुदात्त ङितः आत्मनेपदम, अर्थात जो धातुएं अनुदात्त होती हैं और जिनका ङ इत संज्ञक होता है, जिन धातुओं का, उनसे आत्मनेपद के प्रत्यय लगते हैं। ये नियम आचार्य पाणिनि ने दिया। दूसरा फिर उन्होंने एक कहा स्वरित ङितः, स्वरित ङितः मतलब जो स्वरित है और ङित है उनसे आत्मनेपद और परस्मय पद दोनों ही प्रत्यय लगते हैं। आत्मनेपद में भी प्रयोग हो जाता है, परस्मय पद में भी प्रयोग हो जाता है। और उसके बाद कहा शेषात कर्तरी परस्मय पदम, और जो बच गए हैं अर्थात अनुदात्त जिनका इत संज्ञक है, जो ङित है, जिनका स्वरित है और स्वरित इत संज्ञक है, या जो ङित है जो चवर्ग का ञ है, उनसे बच गए जितने भी शेष हैं उनसे कर्तरी कर्ता में परस्मय पद का प्रयोग होता है। तो परस्मय पद के प्रत्यय लगते हैं। ये सामान्य सूत्र है, लेकिन आत्मनेपद के लिए और भी जो है अपवाद सूत्र भी हैं, उनके विषय में विशेष चर्चा हम इस प्रकरण में नहीं करने जा रहे हैं। उसके लिए एक अलग जो है वो विषय होता है। तो अभी हमने कहा कि अब हमने ये सिद्ध कर लिया कि लकार के स्थान पर हम ती आदि जो प्रत्यय हैं, तिप तजी इत्यादि, ये प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा कब लगाएंगे? तो ये आप अगर देखेंगे ना तो ये 3-3 के बने हुए हैं समूह। तिप तस झी एक है, सिप थस थ दूसरा है, मिप वस मस तीसरा है। इसी तरह से अगले 9 हैं जो आत्मनेपद के हैं, ये परस्मय पद के प्रत्यय हैं। और आत्मनेपद के प्रत्यय कौन से होंगे? वह त आताम झ, ये 1-3 का समूह है। थास आथाम और ध्वम ये दूसरा है। इड वहिंग और महिंग ये तीसरा है। ठीक है, अब क्रिया एक वचन भी होती है, द्विवचन भी होती है, बहुवचन भी होती है। प्रयोजक कर्ता, प्रयोज्य के तो हम मतलब पहले हम धातु रूपों में कर चुके हैं। मैं प्रयोजक की बात भी कर रही हूँ कि जो प्रयोजक कर्ता भी कोई एक हो ये जरूरी नहीं है ना। मतलब प्रयोजक कर्ता एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। तो फिर ये जो प्रत्यय है इनमें से एक प्रयोजक करता है तो क्या कौन सा लगेगा धातु से, और अगर 2 हैं तो कौन सा, और बहुत सारे हैं तो कौन सा? तो इसके लिए है तिंगस त्रीणी त्रीणी। जो तिंग हमने बोला है ना, तिंग, तिंग मतलब तिप तजी से लेकर अंतिम तक, कुल तिंग कहने से पूरे 18 हो जाएंगे। तो जो तिंग में जो 3-3 है ना, 3-3 के समूह, वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस प्रकार से हम उनका प्रयोग करेंगे। पहले तो 3 के 3-3 भाग कर लेंगे हम, जैसे अभी मैंने करके भी बताया। और करने के बाद उनमें जो प्रत्येक भाग है उसमें
पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन के लिए प्रयुक्त होगा। अब हमने कहा कि तिप तस झी को ले लिया मैंने। तिप एक वचन के लिए प्रयोग होगा, तस द्विवचन के लिए प्रयुक्त होगा, झी बहुवचन के लिए प्रयुक्त होगा। यदि प्रयोजन करता एक वचन है तो हम ती लगाएंगे, उससे क्या परिवर्तन होंगे वो बात की बात है। अगर दो होंगे तो तस लगाएंगे, और बहुत सारे अगर होते हैं तो वो झी लगाते हैं। और ये हर लकार में, चाहे आप लट लकार में प्रयोग करो, चाहे भूतकाल के में प्रयोग करो धातु, लंग लकार लुंग लकार, चाहे आप भविष्य काल की धातु लृट लकार का प्रयोग करो, तो भी ये प्रत्यय यही लगेंगे। ये जो हमें 18 दिए, परस्मै पद है तो पहले 9, और अगर आत्मनेपद है तो बाद वाले 9। अब इनमें भी 3 है, हर एक में 3 है। तो आप जानते हैं कि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। अब प्रयोजक करता कोई और व्यक्ति, हमने कहा रामः है प्रयोजक, लेकिन तुम प्रयोजक हो, तो अगर तुम प्रयोजक हो तो तुम भी प्रयोजक हो, तो तुम्हारे साथ कौन से प्रत्यय लगेंगे तुम के लिए, और मैं प्रयोजक हूं तो मेरे साथ कौन से प्रत्यय लगेंगे, तो ये भी हमें देखना है। तो अगर प्रयोजक जो है वो अन्य पुरुष है, अब हमें देखना है, जब प्रयोजक अन्य पुरुष है तो तिप तस झी वाले प्रत्यय लगेंगे। और अगर प्रयोजक मध्यम पुरुष है, मध्यम में तो तुम, तो उसमें दूसरे प्रत्यय लगेंगे, सिप तस थ वाले प्रत्यय लगेंगे तीनों। और अगर प्रयोजक मैं है, उत्तम है, उत्तम पुरुष है, तो फिर मिप वस और मस ये प्रत्यय लगेंगे। ऐसे ही आत्मनेपद में भी है, आत्मनेपद में भी तो आताम छ थास, लेकिन मैंने बताया एक वचन भी हो सकता है ना, वह एक वचन भी हो सकता है, वे दो द्विवचन हो सकते हैं, वे सब हो सकते हैं। तुम एक वचन, तुम दो, तुम सब, मैं, हम दो, हम सब, ये होते हैं ना, ये हो सकते हैं ना ये। तो अब इनके लिए कोई एक ही प्रत्यय थोड़ी लगेगा। ये आचार्य पाणिनि ने जो व्याकरण है वो इतना उसमें व्यवस्था बनाई हुई है कि हम अपने कहीं पर भी किसी प्रकार का भी मनमाना प्रयोग नहीं करते हैं। और यही कारण है कि संस्कृत के जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं आज तक उसी प्रकार से अक्षुण्ण बने हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर या कोई पढ़ने में समस्या इस प्रकार से नहीं आती है। यही कारण है, इन्हीं नियमों और सूत्रों के कारण। तो अब कहा कि अब मैंने कहा कि एक भी हो सकता है, दो भी और बहुत सारे भी। तो अगर एक है तो तीनों के जो समूह है उसमें से पहला हो गया आपका तिप, दो है तो द्विवचन हो गया तस, और बहुत सारे हैं तो वो बहुवचन हो गया जी। ऐसे ही बाकियों में भी तुम एक, मैं एक, या तुम दो, मैं दो, तो इस तरह से हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो यही देखना होगा ना कि ये जो प्रयोजक करता है, जो करता है वो कौन है। अन्य व्यक्ति है तो प्रथम पुरुष है, ठीक है, एक है तो एक वचन है, और अगर वो वर्तमान काल का है तो वो लट लकार में है। तो फिर हम उसके बाद हम, क्योंकि उसकी भी धातु संज्ञा कर दी गई है, इसलिए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हम प्रत्यय लगाएंगे ती, तिप, प उसका इत संज्ञक होता है। तो भावी धातु है णिजंत धातु, इसको कहते हैं णिजंत धातु, णिज प्रत्यय लगा लिया हमने, और प्रेरक कर्ता के लिए ये प्रयुक्त हो रही है, तिप प्रत्यय लगाया। अब हमने ये भी देखना है कि हमारे पास गण होते हैं, धातुओं के अलग अलग, धातुओं के अलग अलग गण होते हैं, जिनमें से जो गण 10 होते हैं। भुवादि गण हो गया, उसके बाद अदादि गण हो गया, जो होत्यादि गण हो गया, तुदादि गण हो गया, दिवादि गण हो गया, क्रयादि गण हो गया, तनादि गण हो गया, और उसके बाद आपका चुरादि गण, मतलब कुल मिलाकर 10 गण हैं। और धातुओं का परिगणन किया गया है कि ये किस गण की धातु है। यदि ऐसा हम नहीं करेंगे, ये हमें ज्ञान नहीं होगा, तो हम अपने रूप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक गण में कुछ प्रत्यय, कुछ विकर्ण जोड़े जाते हैं, और वो धातु किस गण की है इसका ज्ञान किए बिना वो
हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं भू धातु से आपको निजंत रूप बनाने के लिए आपको बता रही हूँ कि भू धातु भावी हो गया ना, निच प्रत्यय लगाया तो क्योंकि ये भू धातु भवादि गण की धातु है, भवादि गण की, तो इसलिए इससे कर्तरी शप सूत्र द्वारा शप विकरण लगता है। शप का अ रहता है तो भावी अ और तिप, लट के स्थान पर तिप हो गया, परस्मय पद है। और फिर सार्वधातुकार धातुकयो सूत्र है जिसके द्वारा ई के स्थान पर गुण ए होता है। एचो एवा यावा से ए को अय होता है और भावयति ये रूप हमारे सामने प्रयुक्त होता है। यहाँ पर भवायती है, वास्तव में ये भावयती होना चाहिए, आकार इधर होना चाहिए। तो अब भावयती जो रूप बना है इसका अर्थ होता है कोई एक प्रयोजक करता है और वो होने की प्रेरणा दे रहा है। अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने इस पर और चर्चा करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।